नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 19 जुलाई 2023 और आज जो है सीजीएल का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के वर्ड जो भी पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट टू फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा। जो आने वाले नोट सीजीएल कोई भी आप एग्जाम देंगे वहां पे आपको हू बहू पॉइंट के जैसा एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। छांटने काटने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो ये बात बखूबी जानते हैं। अगर नहीं जुड़े हुए हैं, नए आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जो बच्चे पीडीएफ के लिए क्वेश्चन राइज करते हैं कि भैया पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो ये जो हम एनालिसिस करा रहे हैं इसकी पीडीएफ आपको जो है मिलेगा कहाँ पे, तो ये पीडीएफ आपको मिलेगा जो है टेलीग्राम पे। और जो हमारा पेड पीडीएफ चलती है, जिसकी हमारी रोजाना एक क्लास आती है शाम के टाइम 8 से 9 बजे के बीच, 57 क्लासेस आने वाली हैं, तो इनके पीडीएफ हमने पेड रखा है। ये पीडीएफ आपका बाइलिंगुअल होता है और पर डे क्लास के बाद आपको एक पीडीएफ उसी क्लास का मिलेगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे बात कर लीजिए, आपको आगे की जानकारी दे दी जाएगी। ये सभी के सभी प्रश्न जो है विनय कुमार यादव जी भेजे हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, तो भैया प्रश्न का पूछा आज थर्ड शिफ्ट में। तो पहला प्रश्न जो देखने को मिला, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए थे। मैंने आपको हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 यहां तक की पीडीएफ भी दे दिया हूं और वीडियो भी दे दिया हूं। उससे अगर बाहर अगर आपको आ जाए इस वाले हिस्ट्री से तो मुझे बताइएगा। ठीक है, उस दिन बताइएगा कि भाई इससे बाहर आ गई थी हिस्ट्री में, मुझे पता नहीं, आपने लिखा नहीं। ठीक है, तो अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो देवराय द्वितीय के काल में आए थे। मैंने बॉक्स बना के वहां पे सभी विजयनगर में आने वाले जो भी यात्री हुए सबका नाम लिख के दे दिया हूं कि भाई किसके काल में कौन आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो है ये देवराय सेकेंड के काल में आए थे। अगर आपसे कोई पूछे कि अब्दुल रज्जाक कहाँ के रहने वाले थे तो आप बताइएगा कि भाई ये ईरानी थे, ईरान के तरफ के थे। ठीक है, इसके अलावा इब्न बतूता किसके काल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आए थे, सल्तनत काल में आए थे, मोरक्को से आए थे। कहां से आए थे, मोरक्को से आए थे। रेला नामक किताब भी लिखे थे। ठीक है, इसके अलावा मार्को पोलो कहां के रहने वाले थे, ये क्वेश्चन कई दफा आए एग्जाम में, खास करके रेलवे में आता है ये एग्जाम। तो ये इटली के रहने वाले थे मार्को पोलो। और गांव घर में आपने मार्को पोलो बस भी देखा होगा, व्हाइट कलर का मार्को पोलो बस काफी चलता है। इसके अलावा निकोलो कांटी, ये निकोलो कांटी कहाँ के थे भाई, ये थे आपका इटली का। कहाँ का, इटली का। भैया इटली को जो है यूरोप का इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इटली में गंगा के जैसे ही पो नदी है और इटली भी कृषि प्रधान देश रहा है ना, लेकिन ये विकसित देश है। इसके अलावा डोमिनिक पायस, ये आपका कृष्णदेव राय के काल में भारत आए विजयनगर भ्रमण हेतु। कौन, डोमिनिक पायस। ठीक है, ये पुर्तगाली थे डोमिनिक पायस। कृष्णदेव राय जितने भी विजयनगर में राजा हुए ये सबसे जो है प्रमुख राजा हुए कृष्णदेव राय, है ना। कृष्णदेव राय एक किताब लिखे जिनका नाम है आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद, ये एसएससी काफी पूछता है इसलिए बताना उचित समझा। और कृष्णदेव राय के जो मंत्री परिषद होते थे उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अष्ट दिग्गज। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान, अकबर के मंत्री परिषद को नवरत्न, और जो विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त सेकेंड कहिए या विक्रमादित्य कहिए, तो उनके भी मंत्री परिषद को नवरत्ने कहा जाता था। तो समझ रहे हैं, तो ये चारों मंत्री परिषद से भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, तो इन्हें भी ध्यान रखें भाई। इनके अलावा हेनसांग आपका आ गया था भैया हर्षवर्धन के काल में, और फहियान आ गए थे आपके भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ये दोनों भैयारी चीन के रहने वाले थे। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हेनसांग ने सीयू की नामक एक पुस्तक भी लिखी। इनके अलावा हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत भी रहे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्ता प्रथम है। ठीक है, इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंसक में बख्तियार जो है खिलजी रहे थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी थे जो नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलाधिपति आपका अरविंद पनघड़िया जी बन गए हैं। ये वही अरविंद पनघड़िया जी हैं जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे 2015 के अंदर, है ना। तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए मैं यहां से निकलता हूं। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को कितने पदक मिले। 19 पदक मिले। आज फर्स्ट शिफ्ट जो वीडियो दिया था उसमें भी इसकी ब्यौरा दिया गया था।
टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक थे। भारत इसमें भाग लेना स्टार्ट करता है आपका 1968 ईस्वी से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जैसे आपका पेरिस ओलंपिक 1900 से भारत भाग ले रहा है। इसके अलावा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को कुल 19 पदक मिले। 5, 6, 8 जो मेन वाला ओलंपिक है उसमें भारत को कितने पदक मिले? 7 पदक मिले। 1, 2, 4, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था अभी लेटेस्ट वाली 22 के अंदर, उसमें भारत को मिले लड्डू पदक, 0 पदक, कोई पदक नहीं, ठीक है। इस पैरा ओलंपिक में भारत का पोजीशन क्या रहा था भैया? 24वां पोजीशन रहा था। पहला पोजीशन पे चीन रहा था, और जो मेन वाला ओलंपिक हुआ उसमें पहला पोजीशन पे कौन रहा था? तो यूएसए रहा था, और सेकेंड पोजीशन पे चीना ही रहा था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एब्सर्ड का सैनोनेम, एब्सर्ड का सैनोनेम क्या होता है भाई? एब्सर्ड का सैनोनेम जो है ये आपका क्या होता है? तो बेतुका। बेतुका इसका हिंदी में अर्थ होता है एब्सर्ड का। बेतुका होता है ना बदहया, मतलब जिसको कोई शर्म वगैरह ने कुछ भी बोल दिया मुंह उठा के बेतुका, तो उसे एब्सर्ड बोलते हैं, भद्दा टाइप से कह सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इनसे मिलता जुलता होगा अनसिविलाइज्ड भी हो जाएगा इनके सैनोनिम, ठीक है। जो आदमी बड़े अच्छे नेचर के होते हैं या फिर अच्छे कल्चर में रहे तो उनको सिविलाइज्ड पर्सन बोले जाते हैं। जो मतलब एकदम जंगली टाइप का बारबेरियस बोलते हैं उसको, तो ये भी अनसिविलाइज्ड भी हो सकता है आपका जो है एब्सर्ड का मीनिंग। अगर आदमी के रिलेशन में बात करें तो, अगर कोई बात की बात करे तो एक ऐसा बात जो एकदम बेतुका हो, जो मतलब फिट नहीं बैठता हो कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो 5, 6, 8 जरूर ध्यान रखिएगा। आपको टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक आने वाले सीट में हो सकता है कि आपको पूछ ले कि भाई गोल्डे कितना मिला, तो 5 को बता दीजिएगा। रजत कितना मिला, तो 8 को। अब ब्रॉन्ज कितना मिला, तो 6 को। तो बता दीजिएगा, इस प्रकार से ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कलावती किससे संबंधित है आपसे पूछा। मैं चिल्ला चिल्ला के गले में मेरे दर्द करने लगे तो मैं गर्म पानी पिया था, पता है आपको। मैंने जब बताया था भाई कलावती देवी, बिंबावती देवी, चारू माथुर, झावेरी बहन और सिंह सरनेम, ये सभी को मणिपुरी से ले जाना है। यहीं पर ये आपको बताना है भैया कि सितारा देवी इंपोर्टेंट कैरेक्टर हैं, कथक में जाना है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार में जाना है, सुरबहार बजाती थी ये, है ना। ये सब कुछ गिने चुने नाम है। टीएच विनायक घाटम प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्रबीना प्ले करते हैं। तो भैया इसी में से आपका जो है छाप दिया एक, है ना, कि कलावती देवी किस घराने से संबंधित है या फिर किस नृत्य से संबंधित है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे हैं। ऑप्शन में आपका रायगढ़ दिया गया था, मणिपुरी और कथक। तो भैया देखने से क्या लगता है? मणिपुरी नहीं भाई, मणिपुरी से हो जाएगा। कलावती देवी, बिंबावती देवी, झावेरी बहने मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। गुरु विपिन सिंह को भी रख लीजिएगा, चारू माथुर को भी रख लीजिएगा, अमली सिंह को भी रख लीजिएगा, अतंब सिंह को भी रख लीजिएगा, सोनरिक सिंह को भी रख लीजिएगा, गोपाल सिंह को भी रख लीजिएगा, ठीक है। ये सभी के सभी मणिपुरी से संबंधित है। मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य के कुलू तक पहुंचने वाला जो है आपको कुलू बता दिया हूं। आगे का काम बंधु आपका हो जाता है। ये क्या है कुलू? जो नए बच्चे हैं उनके लिए, कि भाई रेड्डी सरनेम देखे तो आप कुचिपुड़ी के पास पहुंच जाना, है ना। महापात्रा सरनेम देखे तो आप ओडिसी के पास पहुंच जाना। सिंह सरनेम देखे, झावेरी बहन देखे, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं, 2 ही ऑप्शन काम करेगा यहाँ पे। तो ये मणिपुरी के पास पहुंच जाना, क्योंकि देवी में सितारा देवी भी है जो कथक के अंदर भी है, ठीक है, इसलिए मैं देवी नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपका महाराज सरनेम है, ये आपका कथक नृत्य का जो है आपका टाइटल ज्यादातर रहता है। तो ये जो है याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो आपको नंबर दिलाएगा जी एग्जाम में। कल एक बच्चे ने कमेंट किया कि 3rd शिफ्ट में पद्मजा रेड्डी पूछा था सर, और आपने सिर्फ यही बताया था कि रेड्डी देखते ही कुचिपुड़ी मार देना, हमने मार दिया और सही हो गया सर। मुझे याद भी नहीं था, बस इतना ही याद था कि रेड्डी बोले थे तो मैंने रेड्डी के साथ जो है कुचिपुड़ी में चला गया, तो एकदम सही चले गए भाई, क्या दिक्कत है ना। तो ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसके अलावा रेड्डी फैमिली, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कुचिपुड़ी से, जैसे आपका राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, पद्मा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, ये सभी के सभी कहां पे चले जाएंगे? तो ये कुचिपुड़ी में चले। कुचिपुड़ी कहां का भाई? आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा संयुक्ता पनीगिरी, सोनल मान सिंह, किरण सहगल, माधवी मुदगल, इंद्रानी रहमान, गुरु केलुचरण महापात्रा, ये गुरु है ना। ये सभी के सभी जो है ओडिसी के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के नर्तक और नर्तकी हैं। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया, ये भी क्वेश्चन आया है आज, ठीक है। तो भारतीय संविधान को भाई 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अंगीकार मतलब एक्सेप्ट, ठीक है। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तब से लेकर हम आज तक गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं, ठीक है। कैबिनेट मिशन के तहत जो है हमारी संवैधानिक ढांचा को तैयार किया गया था। आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ढांचा पे काम करने के लिए कौन से मिशन भारत आए थे? तो कैबिनेट मिशन। आपसे यह भी पूछता है कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो आपको बताना भैया 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर थे और आपका स्टोफर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 को शासक थे, मतलब सदस्य थे।
ठीक है। इसके अलावा संविधान कब अंगीकार हुआ समझ गए, लागू कब हुआ से भी समझ गए। प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट के रूप में कौन आए थे, तो डॉक्टर सुकर्णो। डॉक्टर सुकर्णो कौन है भाई, इंडोनेशिया के उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, सुकर्णो, है ना। इसके अलावा 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पे कौन से चीफ गेस्ट आए थे, तो भाई अब्दुल फतह अल सीसी। ये कहाँ के हैं, इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। देखिए 2 साल कोई भी यात्री मतलब चीफ गेस्ट नहीं आया, वो 2021 में नहीं आया आपका, और 2022 में कोई नहीं आया। 2020 में कौन आए थे, बोलोनसारो। कौन आए थे, बोलोनसारो, ब्राजील के, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था भाई, ड्राफ्ट कमीशन का 1947 में, ठीक है। और इनके जो कितने सदस्य थे, तो 7, 1+6 के रेशियो में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, वो अध्यक्ष 6 अन्य सदस्य, जिसमें कृष्ण भगवान का नाम बहुत ज्यादा है, माधव, कृष्णन, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा गिल्टी का सिनोनिम्स पूछ लिया आपका, भाई गिल्टी मतलब क्या होता है, जो गिल्टी फील करता है, मतलब आप जो है खुद को दोषी कह रहे हो, गिल्ट फील कर रहे हो, है ना, मतलब लज्जित हो, है ना। तो भाई गिल्टी का आपको ऑप्शन में फॉल्टी दिया था, फॉल्टी, तो जो फॉल्ट करेगा वही फॉल्टी, है ना। तो यहाँ पे फॉल्टी, देखिए फॉल्टी को आप दूसरे वे में भी सोच सकते हैं। तो जैसे कोई इक्विपमेंट है और वो खराब है, तो हम उसे भी कह देते हैं आम बोलचाल के भाषा में, दिस इज फॉल्टी, है ना। तो भाई यहाँ से सोचने के लिए अलग है, लेकिन जब ऑप्शन नहीं मिले तो उंगली को टेढ़ा करे ना, तो फॉल्टी भी हो सकता है। अब इससे सुटेबल ऑप्शन होगा तो ये मैं नहीं कर सकता हूं, बच्चे ने फॉल्टी बताया है तो फॉल्टी हो सकता है ना। कल्प्रीट भी हो सकता है, कल्प्रीट मतलब दोषी होता है ना। तो ये सब भी ध्यान रखना है। इसके अलावा पेट दर्द करने लगता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे जो है पूछा गया है कि H2SO4 में H का परसेंटेज, S का परसेंटेज और O का परसेंटेज क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल है ना। जिनको नहीं आता है, जिनको परमाणु क्रमांक की ज्ञान नहीं है, ये इस क्वेश्चन को नाक रगड़ के रह जाएगा, वहीं पे नहीं बनेगा भाई। परमाणु क्रमांक की अगर आपको ज्ञान है तभी ये क्वेश्चन बनेगी, और परसेंटेज तो आप हमसे बेहतर जानते ही हो। मैथ तो भाई SSC में एग्जाम देने आए हो तो मैथ तो अच्छा होगा ही, है ना। तो भैया H का कितना होता है हमारा परमाणु क्रमांक, 1 होता है। S का कितना होता है भाई, 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, 16। यहां से जो है आणविक द्रव्यमान अगर इसका निकालना है तो इस प्रकार से निकालना पड़ेगा कि H का 1, है ना, S का 32 और O का 16 रखना पड़ेगा आणविक द्रव्यमान। और जो टोटल निकलेगा, टोटल 98 निकलेगा। मैंने निकाल के यहाँ पे लिख के रखा है जोड़ के, है ना। ये 98 में आपको परसेंटेज ढूंढना है कि 2 गुने 1 तो 2, हाइड्रोजन का कितना परसेंट होगा, 32 एक को ऐसे तो 32 होगा, 32 कितना होगा 98 का, और 16 चौका 64 कितना होगा आपका 98 का, ठीक है। तो सबका परसेंटेज आप अलग से निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज जो है आप निकाल लीजिएगा। मुझे ऐसा जैसा दिख रहा है कि 3 है, मतलब ये जो है आपका 32 2 34 34 33 दूना के 66, यानी 32 रहता तो ठीक रहता, तो 33% मतलब 66% होता है ये। तो ये जो है आपके 65% के करीब है आपका कौन सा जो है ओ जो है आपका 65% के करीब है ना। इस प्रकार से आप मार सकते हैं, इसे 65% के करीब है। और 32 जो है ये लगभग आपका जो है 33% के करीब है ना, 2% के करीब जो है आपको ये दिख रहा है। तो इसी प्रकार से ऑप्शन जो है निकालने की जरूरत नहीं था, सीधे सीधे मार देते तो हो जाता काम। H2SO4 को कुछ और भी कह देते हैं, जैसे रसायन का राजा कहते हैं, और सभी प्रकार के बैटरी में यही अम्ल भरे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं आपका H2SO4 को, रसायन का राजा भी कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी भाई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई ने किया था। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे फले फूले हैं। विजयनगर साम्राज्य पे मुख्यतः 3 लेकिन आपको 4 मानना है, 4 वंशों ने शासन किया, संगम, है ना, तुलुब, सुलुब और विदु, है ना। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद स्टार्ट हो गया, तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 में। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, उद्योग पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। सब दिन बताते आए हैं, उद्योग पर विशेष बल सेकेंड पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जिसकी अवधि जो है 51 से 56, तो 56 से 61 तक रहा था। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पे विशेष बल दिया गया। भाई कारण भी तो है, उस समय हमारे पास कहाँ थे पैसे, हमारे पास कहाँ थे इतनी सुविधा, मतलब कि हमने आज ही पंचवर्षीय योजना स्टार्ट किया और आज ही जो है हम जो सीधे बुर्ज खलीफा बनाने पे ध्यान देते, तो नहीं हो पाएगा ना। पहले हम तो सब तो
हमारा यहाँ से लूट के ले गया था भाई, जो रहने लूटने वाले थे, आप समझ गए है ना, जो भी है ना। तो भाई जो ब्रिटिश सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली जो भी आया सब तो लूटे ही भाई यहाँ से। तो कृषि के अलावा कुछ भी नहीं था, तो पहले पे कृषि को बल ऐसे याद रखने के लिए सिखाया हूँ आपको, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं तो बात अलग है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पे बल दिया गया। तथ्य अपितु मैंने ये भी बताया हूँ आपको कि भाई जो पहले पंचवर्षीय योजना है ना, इसी में चितरंजन लोकोमोटिव का जो है स्थापना किया गया था इंडिया के अंदर। चितरंजन लोकोमोटिव, ये लोको शब्द कहाँ इस्तेमाल होता है भाई? रेलवे में इस्तेमाल होता है। जैसे रेलवे के जो ड्राइवर होते हैं, जो ट्रेन चलाते हैं, उसे आप ड्राइवर नहीं कह सकते भाई, बुरा पाता है। अगर आप ड्राइवर कहोगे ना तो उनको बुरा लग जाता है, तो इसे क्या कहना पड़ता है? लोको पायलट। क्या कहना पड़ता है? लोको पायलट। तो इनको लगता है भाई चलो भाई लोको पायलट, बहुत अच्छा है ना। तो इसी प्रकार से जो चितरंजन लोकोमोटिव, लोको मतलब इंजन होता है ना, तो लोको जो मोटिव है चितरंजन, ये पहला पंचवर्षीय योजना में ही बसाया गया था। आपको लगे ना कि भारी उद्योग को सेकंड में बढ़ावा दिया गया, तो सेकंड मार दो तो गलत हो जाएगा, ये पहले में ही कर दिया गया था। और सेकंड वाले में दुर्गापुर कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। राउरकेला कहाँ पे है भाई? उड़ीसा में। और एक आपका भिलाई कहाँ पे है? भिलाई उस समय छत्तीसगढ़ में था, सॉरी मध्य प्रदेश में था, आजकल छत्तीसगढ़ में है। ये तीनों अलग अलग देश के सहयोग से लगाए गए। दुर्गापुर में ब्रिटिश सरकार ने ही जो है इन्वेस्ट किया, राउरकेला में जर्मनी सरकार, और भिलाई में रसिया का सरकार, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पंचवर्षीय योजना, इनमें जो कृषि और उद्योग दोनों को साथ में लेके चला गया, ठीक है। और प्रथम किसके मॉडल पे? तो हैराड डोमर पे, दोसर पीसी महालनोबिस मॉडल पे। चौथा का जो पंचवर्षीय योजना हुआ उसके बीच में गैप हो गया, है ना। आपका चौथा पंचवर्षीय योजना कब होना चाहिए भाई? 1951 से 56 पहला, 56 से 61 दूसरा, है ना, 61 से 66 तीसरा, तो 66 से 71 होना चाहिए ना। लेकिन ये गैप है, ये जो है आपका इसमें गैप आ गया, ठीक है। ये 69 से 74 हो गए, 1969 से 1974, इसमें जो 2-3 साल का गैप आ गया चौथा पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चौथा पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1971 हुआ, इसमें कई सारे कांड हुए, जिसमें कुछ अच्छे कुछ बुरे कांड भी हुए। उसरो की स्थापना हुई, बैंकों की राष्ट्रीयकरण हुए, और भारत के साथ जो है पाकिस्तान का युद्ध भी हुए 1971 में। तो ये बुरा कांड में हो गया, ठीक है। तो ये समझ रही इसके अलावा अगर आपको पंचवर्षीय योजना में थोड़ा भी दिक्कत है, देसी भाषा में पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मेरे भाई मेरे बंधु, हाथ जोड़ के विनती है, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में वीडियो है टॉपिक वाइज, उसे एक बार देख लीजिए। आपके एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन अगर फिक्स नहीं हुआ तो मैं यहीं बैठा हूं, ठीक है। इसके अलावा होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। सब दिन बताते हैं इनके बारे में। 1916 एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी भारत के अंदर जुड़ी रही। मैं ये नहीं कहता कि इनके संस्थापक हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कोई और है। वो कौन है भाई? तो ये है मैडम ब्लास्की, इस प्रकार से नाम है ना। और इनके साथ जो है अलकाट साहब भी जुड़े रहे थे, लेकिन भारत के अंदर नहीं, भारत के बाहर। भारत के अंदर कौन? एनी बेसेंट। गरम दल और नरम दल जब 1907 सूरत अधिवेशन के अंदर जो है गरमा गए थे, अलग हो गए थे, तो ये दोनों एक कहां पे हुए? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अधिवेशन की अध्यक्षता तो अंबिका चरण मजूमदार साहब कर रहे थे, लेकिन इन दोनों गरम दल और नरम दल को फिर से हाथ मिलाने, जो यानी एक मिलाने का जो है अहम रोल निभाए, ये जो है तिलक और एनी बेसेंट जो है इन्होंने ही निभाया था, है ना। इनके अलावा बाल गंगाधर तिलक किस दल के नेता थे? तो बताइएगा, गरम दल के नेता था। मराठा और केसरी पत्र के संपादन किसने किए थे? तो ये बाल गंगाधर तिलक साहब किए थे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गुप्त मुगल काल में कौन से फ्रांसीसी यात्री सर्वाधिक टाइम भारत आया? सीधे सीधे रिपीट किया गया, 14 तारीख के फर्स्ट टाइम शिफ्ट में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 6 बार जो है ट्रेवेनियर आया है। कितने बार? 6 बार आया है मुगल काल में, ठीक है। मुगल काल में 6 बार जो है ट्रेवेनियर आया है। इसके अलावा बेहदी खलम नृत्य किस राज्य से संबंधित? भैया मेघालय से है बेहदी खलम। और ये आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है जो मैं पहले आपको दे चुका हूं, यहीं से सीधे सीधे कॉपी किया हूं। देखो आपका ये जो मैं घेरा हूं ना एकदम लिफाफा जैसे, यही चीज एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दे चुका हूं। यहीं पर बेहदी खलम लिखा है और यही उठ के यहाँ क्वेश्चन में आ गया है ना। तो बेहदी खलम जो है ये मेघालय का है। मेघालय का अन्य त्योहार में बांग्ला महोत्सव, साक सूद महोत्सव, नोंगकरम महोत्सव, और मैंने ये भी बताया कि मेघालय के अंदर ही नौकरेक आरक्षित क्षेत्र भी है और नोंगकरम महोत्सव भी है। दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है ना, नुक्सा की अंतर होने से खुदा से जुदा हो जाता है भाई, है ना। तो ध्यान रखें। इसके अलावा उत्तरायण, गरबा, डांडिया ये गुजरात की है ना। सोलुंग मोपिन लोसार मुखोटा त्योहार ये अरुणाचल प्रदेश की है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा
अनुच्छेद 158 एक बच्चा बोल रहा है और एक बच्चा जो दूसरे बच्चे बोल रहे हैं ये 172 बोल रहा है। किसकी बात की जाए? बहरहाल यहाँ पे दोनों का आंसर मैं आपको दूंगा, दोनों में से कोई भी पूछा गया होगा तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। जो 158 है इसके तहत राज्यपाल के वेतन और भत्ते और उनके जो पेंशन वगैरह हैं इनकी चर्चा की गई है। भाई राज्यपाल की वेतन भी जो है आपका भारत के संचित निधि से, जो राड का कोटा होता है उससे आता है। प्रेसिडेंट का वेतन भी संचित निधि से भी आता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 153 जो है ये राज्यपाल से संबंधित है। राज्यपाल राज्यों के अंदर कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल 165 के थ्रू राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल क्षमादान भी कर सकता है कदाचार सिद्ध व्यक्ति को आर्टिकल 161 के थ्रू, और राष्ट्रपति कर सकते हैं कदाचार सिद्ध व्यक्ति को क्षमादान 72 के थ्रू। अब राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमादान में क्या फर्क है? भाई दोनों क्षमादान कर सकते हैं। तो भाई राष्ट्रपति तो सुने तो है ना कि इंडिया में पहला आदमी है, पहला सबसे पहला नागरिक होता है, संसद के प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, है ना, इंडिया के पहला नागरिक माने जाते हैं। तो भाई ये तो बड़ा होना चाहिए राज्यपाल साहब, तो एकदम सॉरी राष्ट्रपति साहब तो एकदम बड़े हैं। इन्हें मतलब कहने का अगर किसी को फांसी भी हो जाए ना तो राष्ट्रपति साहब चाहे तो पूर्णतः माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ऐसा पावर नहीं है, थोड़ा सा कम पावर है, डिले करवा सकता है ना, सजा को बदलवा सकता है ना। अब जो दूसरा आर्टिकल था आपका 172 इसकी डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये तो हो गया पहले वाले का 158 का। दूसरा का क्या है भाई? जो आपका विधान परिषद होता है, आपका जो बाई कैमरल स्टेट है इंडिया में 6 गो है वर्तमान में, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये में जो है कि भाई 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करेंगे। जो राज्यसभा के अंदर भी सेम प्रोसीजर होता है, लेकिन उसका आर्टिकल अलग है, इनका आर्टिकल अलग है, ठीक है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होते हैं, आर्टिकल 83 के तहत होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी आपको जो है आपको ध्यान रखना है। चलते हैं, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? लीजिए, अब मैं यहाँ पे अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं आपको जितना इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 17 क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसमें से 14 क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, तो कोई भी गलत नहीं कहा है भाई। और भी 2-3 क्वेश्चन मेरे हाथ में हैं, अभी मोबाइल में व्हाट्सएप पे सेंड किए बच्चे, बताऊंगा और भी आप कहोगे कि जी सर ये तो कल ही परसों चर्च किए थे, ठीक है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो भाई 1915 में लौटे थे। मैंने आपको गांधी दर्शन हर दिन कराया है। अगर आपने एक बार गांधी दर्शन ठीक से कर लिया ना मेरे साथ, तो कभी भी गांधी जी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और आपको गांधी जी जो है तो गिफ्ट के रूप में 2 नंबर एग्जाम में देंगे, ठीक है। चलिए दर्शन कर लीजिए। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। इससे पहले पहली बार उनका विदेश यात्रा नहीं था, उससे पहले भी गए थे, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। एक मुस्लिम व्यापारी जिनका कुछ केस लंबित था साउथ अफ्रीका में, तो उनको ले गए अपने तरफ से, मतलब क्या बोलते हैं, अपने तरफ से लड़ने के लिए या फिर सुझाव देने के लिए ले गए। तो इनके साथ कुछ राजनीतिक घटना हो गई, जिसमें ट्रेन वाली एक्शन इनके साथ जो है वो प्रमुख हो गए। ट्रेन वाली क्या हो गई कि इनको फर्स्ट क्लास से उतार दिया गया और जहां गंतव्य था उससे पहले उतार दिया गया। ये बात उनको बड़े गहराई से चोट लगी और गांधी जी जो है राजनीति में सक्रिय हो गए। वहां पे कई सारे चीजों में भाग लिए, लेकिन जो सबसे अच्छा इंडिया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिहाज से सुनेंगे तो नटाल कांग्रेस की स्थापना जो है ये गांधी जी साउथ अफ्रीका में किए थे। इसके बाद फिनिक्स फार्म है ना, बहुत सारी चीजें गांधी जी से संबंधित, तो ये संबंधित है, ठीक है। तो ये जो नटाल कांग्रेस है अफ्रीका में किया। अब जैसे तैसे वहां पे रहे। 1915 में ये भारत आ जाते हैं 9 जनवरी को। अब ऐसा नहीं कि 1915 से ही हम प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो है 9 जनवरी को प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इस बार की प्रवासी दिवस सप्ताह जो है ये आपका इंदौर में मनाया गया था। याद रखेंगे यहाँ पे चीफ गेस्ट जो आया था गुयाना के राष्ट्रपति आए थे। कहां से? गुयाना, फ्रेंच गुयाना है ना भाई, गुयाना वहां से आए थे, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंदौर शहर है ये 6ठी टाइम इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है, तो ये बात भी ध्यान रखें। मैं गांधी जी के साथ जा रहा हूं, तो अभी मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए इतना बता दिया बाहर की, ये भी ध्यान रखिएगा। गुयाना से आए थे, इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, इंदौर में जो है प्रवासी दिवस मनाया गया है, ठीक है। अब हम इंडिया आ गए। इंडिया में 15 में आते हैं गांधी जी साहब, 1915 में, है ना। और उस समय जब लौटते हैं ना तो 45 से 46 वर्ष के बीच में इनका उम्र होता है।
1917 में क्या होती है, बिहार के चंपारण में वहां पे जो है टिनकथिया पद्धति से जो है किसान काफी परेशान थे, यानी 1/3 पे आपका जो है नील की खेती करनी होती थी, इनसे परेशान। तो वहां के एक साहसिक किसान जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, गांधी जी को आमंत्रण भेजते हैं कि बिहार आइए और हम लोगों से इस जो है ये परेशानी, इनसे निजात दिलाइए। बिहार जाते हैं, इसमें भाग लेते हैं। ये पहला आंदोलन था इनका दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इंडिया के अंदर, और काफी हद तक सफल भी हुए। बंद में तिनकटिया बंद भी हो गए। 1918 में खेरा सत्याग्रह में भाग लेते हैं, टैक्स को बढ़ने से रोकने के लिए। 1919 में है ना अहमदाबाद, सॉरी माफ कीजिएगा, 1918 में अहमदाबाद में एक मिल मजदूर के जो है परेशानी थी उनको दूर किए हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। 1922 में असहयोग आंदोलन बंद कर देते हैं चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, है ना। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में भाग लेते हैं, एकमात्र अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा 1930 में दांडी मार्च चलाते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता होती है। 1932 में अम्बेडकर साहब के साथ पूना पैक्ट करते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाते हैं, जिसमें डू और डाई का नारा देते हैं। 1948 में जो है शहीद हो जाते हैं। ये थे गांधी इरा, है ना। इनके अलावा इनके कुछ पुस्तक हैं, जैसे मैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, यंग इंडिया है, हरिजन है। हरिजन दल की स्थापना जो 1932 में किए थे, ये छूट गया था, छोटकू, इसको भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंडियन ओपिनियन है, मैं एक्सपेरिमेंट ट्रूथ है ना। ये सब जो किताब है, यंग इंडिया है, ये सब जो है आपके गांधी जी की किताब है, ठीक है। तो ये गांधी जी के दर्शन थे थोड़ा सा, है ना, इसलिए। और ये जो आंसर है आप लोगों पे लंबित रहा भाई कि गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे, ठीक है। वैसे मैं बता भी दिया हूं, अगर आपने ठीक से अभी भी सुना होगा तो। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना, सीजे चंद्रचूड़ साहब, ये केमा नंबर के है तो 50वें हैं। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया हो, शायद, क्योंकि मैं ऐसा ही सुना हूं कि यही पूछा गया था। आप लोग बताइएगा कि पूछा गया कितने पूछा गया था। 49वां यूयू ललित है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950। प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हीरालाल जे कानिया। राज्यसभा किस अनुच्छेद के तहत भंग नहीं किया जाता, शायद ऐसा क्वेश्चन आया था एक। गति के नियम किसने दिए थे, तो ये न्यूटन दिए थे, शायद ये भी क्वेश्चन आया था। 3 नियम दिए थे गति के। इसके अलावा एक वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। अब देखिए बच्चे ने जो क्वेश्चन मेरे हाथ में इस समय है कि हाँ, इनको जैसे जैसे याद आ रहा है विनय कुमार सिंह जी को। अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं ये स्क्रीनशॉट इसी पीडीएफ में लगा के आपको दूंगा। मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोलता जी दोस्तों, मैं अपने निजी लैब में भी झूठ नहीं बोलता, ठीक है। तो भैया ये जो है आपका प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था, ऐसा पहला क्वेश्चन है कि प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था। मैं आज ही समझाया हूं भाई साहब, आज ही समझाया हूं और कल भी समझाया था कि पंडित रविशंकर साहब को प्रथम जो है आपका ग्रैमी अवार्ड दिया गया था। पंडित रविशंकर साहब को, जो सितार प्ले करते हैं, सितार प्ले करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली रविशंकर साहब को मिला है, AR रहमान को भी मिला है, ये जो चश्मा निकालते हैं बढ़िया गाना लिखते हैं गुलजार साहब को भी मिला है। ये सब ग्रैमी अवार्ड के जो है विजेता हैं। और तन्वी शाह जो है महिला में ग्रैमी अवार्ड के विजेता है इंडिया के अंदर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और आया था क्वेश्चन, इन्होंने बच्चा लिखा है कि प्रथम ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, तो बता दिया पंडित रविशंकर जी को भी, आंसर भी लिखा है, बहुत अच्छा। एक आया था सर की अमात्य कौन होते हैं, अमात्य, भैया अमात्य, अमात्य चंद्रगुप्त मौर्य वाला सीरियल देखे हो ना, अमात्य, अमात्य कौन बोलता है, धनानंद, ठीक है। तो अमात्य आप जानते ही हैं। इसके अलावा जिसमें एक ऑप्शन में क्या क्या लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये वाला जो 2 मौखिक क्वेश्चन बताया हम ये इंक्लूड कर देंगे पीडीएफ में, तभी हम देंगे। और ये जो आज पेड वाली क्लास है भैया आज आएगी, कल मैं नहीं करा पाया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं पूरा कोशिश करूंगा कि लेकर के आऊंगा, ठीक है। इससे कंबाइंड शिफ्ट वाली वीडियो इसके बाद आपको मिल जाएगी और कल हो सकेगा तो 4th शिफ्ट की वीडियो मिलेगी। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।